Let us revise Central Sales Tax Act 1956. Tax is on sales. अगर सेल्स नहीं है तो इस एक्ट में टैक्स इंपोज नहीं हो सकता. सेंट्रल वर्ड क्यों लगाया गया था? क्योंकि सेल्स अलग अलग तरह की हैं. एक इंटर है और एक इंट्रा है. इंटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और इंट्रा पर स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी टैक्स. हर एक गवर्नमेंट ने अपने अपने नाम के आगे अपना नाम लिखा है. के आगे दिल्ली अपना नाम लिखेगा, एमपी अपना नाम लिखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नाम लिखेगी. जब भी कोई कानून बनता है तो उसके लिए पहले हर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर चेक करनी होती है कि क्या वो ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर इसके पीछे कुछ शेड्यूल्स अटैच्ड हैं. उसके शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट बना दी गई जिनकी पावर का डिवीजन कर दिया गया. लिस्ट यूनियन, उसमें सारी बातें जो लिखी हुई हैं उन पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सीएसटी की जो पावर है ये यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 92 कैपिटल ए में. देखिए क्या कहते हैं, टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स. ये हम पढ़ रहे हैं पावर. संविधान यूनियन लिस्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप टैक्स लगा सकते हैं सेल्स पर, लेकिन कैसी सेल्स होनी चाहिए? इंटर स्टेट. अदर देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पर टैक्स मत लगाना. इसीलिए जब हम देखेंगे गुड्स की डेफिनेशन तो वहां पे न्यूज़पेपर को बाहर कर दिया गया. जब पावर मिल जाती है उसके बाद एक्ट बनता है. एक्ट में चार्जिंग सेक्शन लिखा जाता है कि हम इस एक्ट में किस किस चीज पर टैक्स लगाएंगे. इस एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. क्या कहते हैं? उसके 4 पार्ट हैं. एवरी डीलर shall be liable to pay tax on all sale. किस चीज की सेल्स? गुड्स. किस तरह की सेल? इंटर स्टेट. एक्सेप्ट ऑन सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Provided that a dealer shall not be liable to pay tax on sales of goods in the course of export as per section 5 subsection 3. पेनल्टी मेड सेल के ऊपर भी हम टैक्स डिमांड नहीं करके चलेंगे. यहां पर हम इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करें. सबसे फर्स्ट आता है इंटर स्टेट सेल. कहां डिफाइंड है इंटर स्टेट सेल? सेक्शन 3. सेक्शन 3 में 2 है पॉइंट, क्लॉज ए और दूसरा क्लॉज बी. दोनों के बीच में कंजंक्शन क्या लगी है वहां पर? और. यानी कि दोनों पूरी कर दी है या कोई एक पूरी कर दी है. 3A देखें क्या कहता है? इफ सेल ओकेजन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ओकेजन का मतलब टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ. यानी कि जो सेल पर हम टैक्स लगा रहे हैं उसी की वजह से मूवमेंट हुई हो. उसका एनालिसिस 3 पार्ट में. नंबर 1 देयर मस्ट बी अ सेल. नंबर 2 देयर मस्ट बी अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. नंबर 3 द मूवमेंट मस्ट बी बिकॉज ऑफ द सेल. जिस सेल पर टैक्स लगा रहे हैं उसी की वजह से ही, सिर्फ उसी को ही बेचना था सामान, तभी होना चाहिए अपने सामने. उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है. एक्सप्लेनेशन में कहते हैं इफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट इन वन स्टेट and finish within the same, but during the movement the goods pass through any other state, then it shall not be deemed to be a movement of goods from one state to. Very good. याद है आप सबको? याद रखिए एक एग्जाम्पल. 5 जो 8 नंबर का जूता था या 20 नंबर का जूता था. 8 नंबर का जूता नॉर्मल भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तब भी क्या लगेगा उस पर? एलएसटी या जो भी चीज सीएसटी लगेगा. 20 नंबर का जूता स्पेशल ऑर्डर पे जा रहा है उस पर सीएस. दूसरा एग्जांपल और याद रखिएगा. दिल्ली से मैं गुड़गांव जाता हूं, नॉर्मल गुड्स खरीदता हूं, अपने नाम में बुकिंग करवाता हूं, वो खुद लेकर आता हूं दिल्ली. इसके बाद तो इस पर वैट लगेगा हरियाणा का, एलएसटी लगेगा, सीएसटी नहीं लगेगा. अगर मैं वहां जाता हूं और वो बुकिंग करता है मेरे लिए, वो भिजवाता है मेरे लिए सामान, तो उस पर क्या लगेगा? सीएसटी. नेक्स्ट सेक्शन 3B. सेक्शन 3B कहता है इस सिचुएशन में if sale is during the movement of goods from one state to another state and is effected by a
ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट को एक्सप्लेन किया उन्होंने दैट मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल स्टार्ट व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर एंड शैल फिनिश व्हेन द डिलीवरी इज टेकन एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर। जैसे आपने सामान दिया मूवमेंट स्टार्ट, चाहे लोड हुआ चाहे नहीं हुआ, मूवमेंट खत्म कब होगी? जब डेस्टिनेशन पर डिलीवरी ले ली जाएगी। कंसंट्रेट, जब डिलीवरी लेंगे तब मूवमेंट फिनिश होनी है आपकी, वहां पर हो, इस दौरान मूवमेंट है। इस दौरान जब भी डॉक्यूमेंट बेचेंगे तो उसे इंटरस्टेट सेल कहेंगे हम। लेकिन ध्यान रखिए, जो बिल्टी है, जो डॉक्यूमेंट है, जब भी बिकेगी तो 3B ही लगेगा, वो जब भी, लेकिन वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट होना चाहिए। सेम स्टेट में होगा तो उस पर वैट लग जाएगा आपके यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सब्सिक्वेंट सेल। फर्स्ट सेल 3A 3B कहीं पर भी हो, उसी मूवमेंट में, सेम मूवमेंट में अगर फिर से डॉक्यूमेंट बेचते हो तो 3B है, उसके ऊपर सरकार ने 6U में माफ कर दिया। लेकिन दो बातें होनी चाहिए। नंबर 1 की ये सब्सिक्वेंट सेल होनी चाहिए। कैसे प्रूव करोगे कि ये सब्सिक्वेंट सेल है? फॉर्म E1 कौन देगा? फर्स्ट सेलर, जिसने टैक्स डिपॉजिट किया है। उसके बाद वाले जितने भी सेलर्स हैं वो क्या देंगे? E2। वो ये प्रूव करेंगे कि मुझसे पहले वाले सेलर ने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है। एक और चीज प्रूव कर दी है। फॉर्म C किस बात के लिए प्रूव करना है? दैट बायर इज अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ 8 सबसेक्शन 3, वो भी होने चाहिए साथ साथ। फॉर्म C तभी आप दे सकते हैं जब आपके लिए गुड्स रीसेल के लिए हो, लेकिन आप फॉर्म C छोड़ सकते हैं अगर वैट रेट जो है वो कितना है? लेस देन 3%। लेकिन सेलर को प्रूव करना पड़ेगा कि बायर रजिस्टर्ड डीलर है और गुड्स उसके सर्टिफिकेट में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। लेवी कौन करेगा? इट शैल बी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी? फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्टेड। अगर सब्सिक्वेंट सेल है, हो सकता है बाई चांस बायर रजिस्टर्ड ना हो, एग्जेम्प्ट ना हो, then CST shall be collected by that state where the seller is registered. टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर किसके होंगे वहां पर? ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। रखेगा कौन? स्टेट। और अगर यूनियन टेरिटरी से मूवमेंट स्टार्ट हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखिए, सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, रेट्स ऑफ CST। शाबाश, फोकस, कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पूरा ध्यान यहीं पर। सेक्शन 8, ना इससे अगला टॉपिक ना पिछला टॉपिक, सिर्फ सेक्शन 8 पर ध्यान लगाओ। रेट ऑफ CST कैसे निकालेंगे हम? जो भी वैट रेट है और 2%, विच एवर इज लेस। कहने को मैक्सिमम 2% लगेगा। हम कंसेशन दे रहे हैं। क्यों कंसेशन दे रहे हैं? क्योंकि बायर ये रीसेल के लिए सामान खरीद रहा है, क्योंकि आगे भी उसको टैक्स पे करना है। सरकार ने कहा कंसेशन दे देते हैं यहां पर हम, लेकिन शर्त ये है बायर रजिस्टर्ड डीलर हो, प्लस गुड्स उसके लिए 8 सबसेक्शन 3 वाले हो, प्लस फॉर्म C दे इस बात के लिए, तब ये बात मान सकते हैं यहां पर हमें। अगर तीनों बातें हैं, स्टेट का रेट 12.5% है, तो हम सिर्फ और सिर्फ छोटा सा 2% लगाएंगे, क्योंकि 8.3 में कौन कौन से गुड्स लिखे हुए? नंबर 1 रीसेल। लेकिन रीसेल के अलावा हमने कहा क्लोथ खरीदा आपने शर्ट बनाने के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के लिए। हमने अगला कहा आप एक्सप्लोजिव खरीद रहे हैं माइनिंग के लिए, वो भी परमिशन दे दी, खरीद लीजिए उसे इस रेट से। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल कुछ भी खरीद रहे हैं आप, वो भी खरीद लीजिए कंसेशन रेट पर। 5th पॉइंट उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो जो भी स्टेट का रेट है वही रेट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल प्राइस। सेल प्राइस में वेरी की वर्ड्स, इट मीन्स द अमाउंट पेबल टू अ डीलर। पेबल में सब चीजें आ जाती हैं आपकी। आप धर्मादा चार्जेस, वेमेंट चार्जेस, जो भी दे रहे हो आप, सब चीजें, एक्साइज ड्यूटी, इन सब का रीजन सिर्फ और सिर्फ पेबल टू अ डीलर से निकल कर आता है। लेस
कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड कमीशन, लेकिन सेल के टाइम पर जो भी दिए गए हो आपके कैश डिस्काउंट के अलावा जो भी है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, केस का नाम अडवाणी ओवरलीकन, ये तो लेस कर दीजिए जो भी डिस्काउंट है, और लेस कर दीजिए फ्रेट इंस्टॉलेशन, फ्रेट में जो ट्रांजिट इंश्योरेंस है उसे भी लेस कीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि सेपरेटली शो किया हुआ आपने, ये डिडक्शंस हैं। लेकिन याद रखिए क्या ऐड रखेंगे, एनी सम चार्ज फॉर एनीथिंग डन एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी, जो भी काम किया हो सेलर ने डिलीवरी के टाइम तक वो सब देखकर चलेंगे वहां पर हम, जिसमें पैकिंग चार्जेस आते हैं, रिटर्नेबल पैकिंग नहीं, सिर्फ पैकिंग चार्जेस आती है आपकी। अगर इंश्योरेंस कर दिया डिलीवरी से पहले पहले वो भी इंक्लूड हो जाएगा। एनी सम चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सेलर, जब सेल प्राइस को टोटल करेंगे तो वर्ड निकल कर आएगा टर्नओवर, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड स्टेट गवर्नमेंट का। उसमें अगर गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो वहां से लेस कर दीजिएगा, लेकिन रिटर्न रिजेक्टेड का फर्क ध्यान रखिएगा। अगर रिजेक्टेड है 6 मंथ्स के बाद भी है तो भी हम उसे लेस कर देंगे, लेकिन रिटर्न कितने टाइम में होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स, इट मस्ट बी विद इन 6 मंथ्स। उसमें अगर सीएसटी इंक्लूड है तो मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करके चलेगा, राउंड ऑफ कर दीजिएगा नियरेस्ट रुपी 1। नेक्स्ट, सेक्शन 4, when a sale is said to take place outside a state, outside मतलब outside all the state, जब झगड़ा चलने लगा कि ये सेल पर कॉन्टेक्स्ट लगाएगा तब ऑब्जेक्टिव बनाया गया था सीएसटी एक्ट, कि कोई भी सेल है 3 तरह की है, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल सेल, हम डिफाइन करेंगे किस पर कॉन्टेक्स्ट लगाएगा। तो सेक्शन 4 ने कहा अगर इंटर स्टेट है तो सीएसटी लगेगा 6(1) के हिसाब से। अगर 2 स्टेट में मूवमेंट हो रही है, अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 सेक्शन 4 लगाइएगा। सेक्शन 4 में हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेट लगाएगा। तो 2 तरह के गुड्स हैं, असर्टेन्ड या अनअसर्टेन्ड। असर्टेन्ड का मतलब होता है जो गुड्स अभी प्रेजेंस हैं, प्रेजेंट हैं गुड्स आपके, वो स्पेसिफिक बोलते हैं। मैं दुकानदार के पास गया, भैया पेन है क्या, हाँ है पेन, ये रहा पेन, असर्टेन्ड है। दुकानदार के पास गया, भैया शर्ट है, नहीं बना दूंगा, तो अनअसर्टेन्ड है या फ्यूचर गुड्स हैं। दोनों ही केस में कोई खास डिफरेंस ही है। अगर असर्टेन्ड है तो जिस स्टेट में गुड्स थे वो स्टेट वैट लगाएगा, इंटर स्टेट सेल की बात नहीं कर रहे हम, वही स्टेट लगाएगा। अनअसर्टेन्ड है जब गुड्स एप्रोप्रिएट हुए, जब गुड्स एग्जिस्टेंस में आए, तब जिस स्टेट में थे वो टैक्स लगाएगा, देन इट शैल इंपोज टैक्स। इन दैट सिचुएशन अगर ये डिसाइड हो गया सेल इज सेट टू टेक प्लेस इनसाइड दिस स्टेट, कि हमने डिसाइड कर दिया इस स्टेट में ये सेल थी, देन इट शैल बी आउटसाइड ऑल अदर स्टेट्स। बाकी कोई स्टेट इस पर टैक्स नहीं लगाएगा जो डिस्प्यूट का रीजन भी था। एक्सप्लेनेशन कहती है इफ द गुड्स आर लाइंग एट डिफरेंट स्टेट्स, तो हर स्टेट अपने अपने गुड्स पर टैक्स लगाएगा, एज इफ देयर वर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट से आपके। सेक्शन 5 डिफाइन करता है इंटरनेशनल सेल्स। अगर यूएसए से ए ने इंडिया के बी को गुड्स भेजे, इस सेल पर क्या मानकर चलेंगे ये इंपोर्ट है। यूएसए के ए ने इंडिया के बी को सेल कर दिया सामान, दिस सेल हैज ओकेजन द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इस पर हम इंपोर्ट कस्टम ड्यू लगाकर चलेंगे। एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्स ने यूएसए के वाई को सामान बेच दिया, इस सेल की वजह से ही मूवमेंट इंडिया के बाहर हुई, इसको एक्सपोर्ट मानकर चलेंगे। यहां पर हम अगेन कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर हम किसी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए नोटिफाइड एयरलाइंस में पेट्रोल डालते हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट मान के खत्म कर दिया वहां पर। नेक्स्ट, पेनल्टी मेड सेल, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। पेनल्टी मेड सेल के लिए कंडीशन ये जरूरी है कि पहले आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए अगर आपने कुछ गुड्स परचेज किए हैं तो उस पर भी सीएसटी माफ कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा, फॉर्म H। याद रखिए प्रोवाइजो टू चार्जिंग सेक्शन ने
इसे एग्जाम भी कर दिया था। एच के बाद फॉर्म आई, आई कब देना है, SCZ को सामान बेचोगे, SCZ वाला अपने कमिश्नर से साइन करवाएगा कि मैं ऑथोराइज यूनिट हूं, यहां पर मुझे गुड्स परचेज करने हैं, तो आप गुड्स परचेज कर सकते हैं। फॉर्म जे, डिप्लोमेटिक मिशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के लोग ऑफिशियल या पर्सनल पर्पस के लिए जब भी गुड्स खरीदेंगे तो कौन सा फॉर्म देंगे वहां पर, फॉर्म जे। उस पर भी कुछ टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं कि इन लोगों पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। करेक्ट है पॉइंट यहां तक। लास्ट डेफिनेशंस। गुड्स, चार चीजें यहां से हटानी है हमें गुड्स में से। गुड्स की इंप्लीकेशन क्या है चार्जिंग सेक्शन से। 6(1) ने क्या कहा था, डीलर शेल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन ऑल सेल्स ऑफ गुड्स। चार चीजें हटानी है। पहली चीज इमूवेबल हटा दीजिए, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज न्यूज़पेपर हटा दीजिए। आपको रीजन याद है, ध्यान लगाओ ध्यान। न्यूज़पेपर क्यों हटाया हमने वहां पर, क्योंकि पावर ही नहीं दी थी। संविधान ने 92A में मना कर दिया था। अब उस सिचुएशन में आप टैक्स लगा ही नहीं सकते। वहां पर हमने कहा ओल्ड न्यूज़पेपर बेच रहे हो तो डिपेंड करेगा एज वेस्ट बेच रहे हो या एज न्यूज़पेपर बेच रहे हो। ओल्ड न्यूज़पेपर एज वेस्ट बेचोगे तो हम टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर, यहां पर हम करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, STT लगता है, एक्शनेबल क्लेम, डेटर्स, ये चार चीजें हटा दीजिएगा। अगली डेफिनेशन, प्लेस ऑफ बिजनेस। कैसी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव या इंक्लूसिव? इंक्लूसिव। जो आम आदमी समझता है वो तो है ही, इसके अलावा ये भी मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा। प्लेस ऑफ बिजनेस में हेड ऑफिस जो आम आदमी समझता हो तो है ही, उसके अलावा तीन और चीजें। नंबर 1 ब्रांच एजेंट, नंबर 2 वेयर हाउस गोडाउन, नंबर 3 जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट स्टेट। एप्रोप्रिएट स्टेट इसलिए जरूरी है कि जो भी वैट रेट होता है एप्रोप्रिएट स्टेट का है, रजिस्ट्रेशन एप्रोप्रिएट स्टेट की है, रिटर्न एप्रोप्रिएट स्टेट, सभी एप्रोप्रिएट स्टेट। इफ ऑल द प्लेसेस ऑफ बिजनेस आर सिचुएटेड इन वन स्टेट देन दैट स्टेट। मेरा हेड ऑफिस ब्रांच सभी दिल्ली में है तो दिल्ली मेरा स्टेट रेलिवेंट है। एंड इफ ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस आर सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट देन एवरी स्टेट वेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड। मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच मेरी हरियाणा में है, तो ब्रांच के लिए हरियाणा स्टेट होगा और हेड ऑफिस के लिए दिल्ली होगा। नेक्स्ट सेल्स, वेरी क्रिटिकल डेफिनेशन। पहला पार्ट एग्जॉस्टिव है, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। चेक करो, चेक, शाबाश, ध्यान से, मेहनत, हार्डवर्क। सेल जो वन पर्सन टू अदर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है वही नॉर्मल एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद डीम्ड सेल्स हैं। 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेल का स्कोप वाइड कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि इसको भी सेल मानकर चलेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट कंपल्सरी एक्विजिशन, नंबर 2 सेकंड पॉइंट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड हायर परचेज, फोर्थ लीज, फिफ्थ फर्म टू पार्टनर एंड लास्ट सेल ऑफ फूड। नेक्स्ट डीलर। डीलर वर्ड की क्या इंप्लीकेशन है, क्योंकि जो CST है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगा, डीलर पर। डीलर का मतलब कौन कौन है, जो भी बिजनेस कर रहा है बाइंग सेलिंग का। कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट, जो आपने लिखा इन अदर वर्ड्स। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो बाइंग सेलिंग का तो आपके लिए आप डीलर हैं। आप डीलर में ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी तरह से काम करें, कंपनी हो, क्या फर्क पड़ता है, डीलर तो हैं आप। डीम डीलर, 2 डीम डीलर हैं। पहला डीलर आपकी ब्रांच है जो कहां है, सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में। अगर सेम स्टेट में है फिर तो हेड ऑफिस ही उसके लिए डीलर बन जाएगा। डिफरेंट स्टेट में ब्रांच है तो डिफरेंट स्टेट वाली ब्रांच डीलर है। दूसरा गवर्नमेंट भी डीलर है। क्या इसका मतलब गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा? यस। लेकिन एक रिलीफ दिया गया, गवर्नमेंट को कब टैक्स पे नहीं करना, ऑब्सोलीट, पुरानी चीजें बेचेंगे तो उसको छोड़ दिया, टैक्स मत पे कीजिए। बिजनेस, अगली डेफिनेशन,
बिजनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि डीलर तभी है जब वो क्या कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा। बिजनेस के अंदर हमने कहा कोई भी काम करो, ट्रेडिंग, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, जो भी करो, क्या चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहे हैं? क्या तब भी बिजनेस है? यस। लॉ कहता है वेदर विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। सरकार कहती है गवर्नमेंट है, चैरिटेबल है, हर एक पर टैक्स लगाएंगे हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। लेकिन बिजनेस करते समय अगर और कोई आपने काम किए साथ में, तो वो भी बिजनेस का ही पार्ट है, उस पर भी टैक्स लगाएंगे हम। अगर कोई फूड सेल कर रहे हैं कैंटीन में अपने एम्प्लॉय को, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, डिक्लेयर्ड गुड्स। सेक्शन 14 में लिस्ट है उन गुड्स की विच आर डीम्ड टू बी ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस, खास महत्व के हैं। 8-9 गुड्स याद रख लीजिएगा जरूर तरीके से। याद है आपको? अच्छी बात है, याद है। तो ऐसा मत करना कि 4 के 8 बना दो वहां पर, वो गड़बड़ काम है। उन गुड्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आप ये काम मत कर लेना। आप क्या क्या काम मत करना यहां पर आप, कि आप इन गुड्स पर एलएसटी मैक्सिमम कितना 5। अगर पहले एलएसटी पे हो गया फिर सीएसटी पे हो गया तो आपके पास 2 बार आ गया, तो एलएसटी वापस करें। और बाकी चीजें भी हैं कि पैडी राइस पर 1 बार लगाना, पल्सीज पर 1 बार लगाना। एक बार जरा ऑब्जेक्टिव याद करें इस एक्ट का क्या था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट एज पर प्रीएम्बल? पहला था टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल व्हेन अ सेल इज सेड टू टेक प्लेस इन इंटरस्टेट, आउटसाइड, इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। फिर ऑब्जेक्टिव था टू डिफाइन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल। फिर एक और ऑब्जेक्टिव था टू डिक्लेयर गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस एंड इंपोज कंडीशन ऑन द स्टेट्स। लास्ट सेक्शन 6 कैपिटल ए, स्टॉक ट्रांसफर। कौन सा फॉर्म चलेगा? एफ। जहां पर स्टॉक जाना है, जो रिसीवर है स्टॉक का, वो फॉर्म एफ भिजवाएगा जहां से स्टॉक जाना है। जो रिसीवर है वो फॉर्म एफ भेजेगा ट्रांसफरर को कि लीजिए साहब ये फॉर्म लीजिए, जो ट्रांसफरर है अपने ऑफिसर को देगा। उसके बेस पर प्रूव होगा कि मूवमेंट सेल की वजह से नहीं है। अगर आपने फॉर्म एफ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? आपसे सीएसटी चार्ज कर लेंगे। ओके